एपिसोड 46 तुम अब कहीं और नहीं जा सकती बटरफ्लाई। नरेन दुबे जी के सामने से गुजरते हुए उनकी ओर देखकर कहता है, क्यों उलझते हैं दुबे जी? जानते तो है कि जीत आप उससे कभी पाएंगे नहीं और हारने में उसको दूंगा नहीं। कंधा थपथपाते हुए इतनी बार मुंह की खा चुके हैं फिर भी क्यों उलझने चले आते हैं? रहने दीजिए ना अपनी धुन में। आपका क्या जा रहा है? उसके अपने हैं संभालने के लिए, मैं हूं देखने के लिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह बोलकर नरेन भी बाहर निकाल जाता है। दुबे जी उन्हें जाते हुए घूर कर देखते हुए, अलग ही तेवर है इसके, किसी को भी मिर्ची लगा दे, पर टाइम तो सबके हक में आता है। जब मेरी बारी आएगी तब बताऊंगा कि दीपक दुबे भी जीत सकता है। शिविका चौधरी। उद्धरण चिन्ह अब आगे। लिफ्ट ऊपर आकर रुकी तो शिविका कमरे की ओर चली गई। नरेन का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शिविका ने आंसू पोंछे और मुंह धोने बाथरूम में चली गई। वहीं संयम अपने हाथ में पहनी डिजिटल वॉच में कमरे की कैमरा रिकॉर्डिंग में सब देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम अब कहीं और नहीं जा सकती बटरफ्लाई। तुम्हारे आंसू किसी की याद में बहे ये भी मुझे गवारा नहीं है। आना भले ही तुम्हारी मर्जी रही हो पर जाने पर मेरे सिवाय और किसी की मर्जी नहीं चलेगी। उद्धरण चिन्ह वही जिन लड़कों को लाया गया था, उनको उसी रूम में ले जाया गया जहां पर पिछले कल दक्ष ने लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया था। कमरा पूरा लोहे से शील था जिस वजह से कमरे पर और आसपास कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़कों को वहीं पर जंजीरों से बांधा गया था। सामने हाथ में हंटर लेकर दक्ष हंटर को जमीन पर पटकते हुए आगे पीछे चले जा रहा था। पारस ने दक्ष को घूरा और बोला, हो कौन तुम लोग और हमें यहाँ ऐसे पकड़कर क्यों लाए हो? उद्धरण चिन्ह दक्ष आई डोंट नो, पर तुम्हें यहाँ लाने का ऑर्डर था तो तुम लोग यहाँ पर हो। उद्धरण चिन्ह पारस, अच्छा तुम्हें क्या लगता है हमें समझ नहीं है क्या? उस शिविका की वजह से हमें यहाँ पर पकड़कर लाया गया है ना? उसी ने ये सब कुछ किया है ताकि हमसे बदला ले सके। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। मेरा बाप जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को। उद्धरण चिन्ह दक्ष अरे रे रे, अब तो तू ईगो पर चोट कर रहा है यार। तेरे बाप की धौंस तू दिखा किसे रहा है? अच्छा है कौन तेरा बाप, चल यही बता दे। उद्धरण चिन्ह पारस, बेटे मेरा बाप एमएलए है यहाँ का, जिंदा गाड़ सकता है तुझे। उद्धरण चिन्ह दक्ष ने सुना तो होंठ रोल करके बोला, ओह अच्छा यहाँ का एमएलए है, तुझे पता भी है तू है कहाँ? उद्धरण चिन्ह पारस, अरे मैं जहाँ भी हूँ, मेरा बाप मुझे ढूंढने कहीं भी पहुँच सकता है, चप्पे चप्पे तक पहुँच सकता है। उद्धरण चिन्ह दक्ष तिरछा मुस्कुराया और बोला, अच्छा फिर तो मिलना पड़ेगा बे। चल ठीक है, बुला अपने बाप को, हम भी तो देखें कि कौन सा सुरमा है। बोलकर दक्ष ने पारस के हाथ खुलवा दिए और एक फोन उसकी ओर फेंक दिया। पारस ने फोन कैच किया और नंबर मिला दिया। सामने से फोन उठा तो पारस जल्दी से बोला, हेलो पापा। उद्धरण चिन्ह फोन की दूसरी तरफ पारस के पापा ओम प्रकाश की आवाज आई, हेलो पारस बेटा कहाँ है, कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। उद्धरण चिन्ह पारस, पापा है कोई लोग जो उठा लाए हैं हमें, और वो लड़की शिविका भी इन्हीं लोगों के साथ में है, वही ये सब भी करवा रही है। उद्धरण चिन्ह ओम प्रकाश, उस शिविका को तो देख लूंगा, पहले ये बता कि तू है कहाँ बेटा। उद्धरण चिन्ह पारस ने याद किया तो उसे याद नहीं आया कि वो है कहाँ और कैसे आया है। उसे बस इतना याद था कि उन्हें गाड़ी में आंखों पर पट्टी बांधकर बैठाया गया था और गाड़ी से उतारकर उन्हें यहाँ अंदर लाया गया था। उसने दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष एक कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। पारस उससे बोला, कहाँ हैं हम लोग? उद्धरण चिन्ह दक्ष राजस्थान। उद्धरण चिन्ह पारस ने सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके मिजाज अब ठंडे पड़ चुके थे, उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ चुके थे। उसे तो लगा था कि वो अपने एरिया में ही कहीं पर है, लेकिन उसके पिता की पहुंच इतनी दूर तक नहीं है ये वो भी जानता था, और इतनी दूर तक उसे बचाने के लिए पहुंच पाना भी आसान नहीं था, ये बात भी वो जानता था। पारस घबराने लग गया। राजस्थान, लेकिन कैसे? बोलते हुए पारस के चेहरे पर लकीरें बन आईं। ओम प्रकाश बोला, बोलो पारस कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह पारस, राजस्थान में हूँ पापा। उद्धरण चिन्ह दक्ष खड़ा हुआ और बैग पटकते हुए बोला, हो गई बातचीत, अब ये भी बता दे कि आज के बाद तू उसे कभी नजर नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह पारस ने सुना तो वो घबरा गया और फोन पर चिल्लाते हुए बोला, पापा पापा मुझे बचा लीजिए, पापा ये लोग यहाँ पर मारने के लिए लाए हैं, उस शिविका ने हमसे बदला लेने के लिए इन लोगों की मदद ली है पापा।
पारस ने कहा ही था कि इतने में जोरों से बेल्ट का फटका उसके ऊपर पड़ा। वो चीख उठा और फोन उसके हाथ से गिर गया। दक्ष को नहीं पता था कि उन लोगों को वहां पकड़कर क्यों लाया गया था, लेकिन संयम ने कहा था तो दक्ष ने उसी वक्त उन लोगों को वहां से उठवा लिया था। लेकिन ये सब कुछ शिविका के लिए किया जा रहा था, ये बात दक्ष को अब समझ में आ रही थी। दक्ष सोच में पड़ गया और बेल्ट को उसने गार्ड को पकड़ा दिया। फिर गार्ड्स को इशारा करके बाहर निकल गया। गार्ड्स बेल्ट उन सब लड़कों पर बरसाने लगे। लड़कों की चीखें निकलने लगी। दक्ष बाहर आया तो विला से बाहर निकल गया। फिर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। दूर जाकर एक टीले पर दक्ष ने गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। आसमान में बादल थे और मौसम ठंडा हो चला था। दक्ष आकर रेत पर बैठ गया और उसने सिगरेट सुलगा दी। फिर आसमान में दूर देखते हुए सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है इस शिविका में जो एसके इतना ज्यादा करने लगे हैं। उसके किसी बदले के लिए एसके ने हिमाचल से लड़कों को उठवाया और यहाँ लाकर सजा दे रहे हैं। एसके ने जनसेवा का ठेका तो नहीं ले रखा। फिर ये सब हो क्या रहा है? पहले ये शादी, फिर वो फिक्र, सबके सामने किस करना, और अब ये। इन सब में मोनिका का क्या एसके अब उसके साथ नहीं रहेंगे? सोचते हुए दक्ष ने धुआं ऊपर आसमान में फूंक दिया और रेत पर लेट गया। संयम का विला। शिविका कमरे से वापस नीचे आ गई थी। शिविका उस कमरे के बाहर आए जहां से उन लड़कों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शिविका के कदम ठहर गए। पारस की तेज आवाज सुनाई दी, पापा। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों के आगे अपने परिवार के लोगों के चेहरे चलने लगे। कुछ दिनों पहले का ख्याल उसके दिमाग में चलने लगा। जिस रात को उन लड़कों ने उसके परिवार को मार डाला था, उस रात शिविका जब उन लड़कों से बचकर भाग रही थी। फ्लैशबैक। शिविका फुल स्पीड में जीप दौड़ा रही थी। उसके अंदर चल रहा तूफान बहुत ज्यादा था। मोड़ पर भी शिविका किसी रेसिंग कार की तरह जीप को टर्न कर रही थी। सड़क पर जीप स्लाइड करने से निशान भी बनते जा रहे थे। इस वक्त कुछ भी फील कर पाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। ना जीने की ख्वाहिश थी और ना ही मरने का शौक। उसे अपने घुटने में लगी दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था और ना ही अपने गले पर लगे स्क्रैचेस की उसे कोई परवाह थी। उसे बहुत चोटें खाई थी। एक पहाड़ी के पास आकर शिविका जीप रोक देती है और एक चट्टान पर खड़ी होकर जोर से रोते हुए चिल्लाती है, नहीं नहीं, मम्मा, पापा, यशु, पाखीदी, हाँ, नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। आह। उद्धरण चिन्ह। पाखी के जाने के बाद शिविका ने हिम्मत रखी थी, क्योंकि वो उसे इंसाफ दिलवाना चाहती थी और अपने अंदर जल रही आग को वो रोकर ठंडा नहीं होने देना चाहती थी। अपने आंसुओं को भी उसने अपनी आंखों में ही रोक रखा था, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। शिविका बेबसी चट्टान पर बैठ जाती है। अब उसका सब कुछ खत्म हो गया था। अब और हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। शिविका चट्टान पर खड़ी होकर नीचे की गहराई को देखती है। चांद की रोशनी में पेड़ों की ऊंचाई दिखाई दे रही थी। पहाड़ी बहुत ऊंची थी तो गहराई का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। शिविका का जी करता है कि अभी यहाँ से कूदकर जान दे दे। शिविका आंखें बंद करके एक कदम आगे बढ़ाती ही है कि तभी उसकी आंखों के सामने उसकी हंसती खेलती फैमिली की तस्वीर चलने लगती है। पाखी का उसकी गलतियां छुपाना, उसे मम्मा की डांट से बचाना, माँ का शिविका को डांटना और फिर जी भर कर उसे लाड़ लड़ाना, पापा का शिविका को हर बार प्यार करना, भले ही वो कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर दे, और यश का हर बार उसे फंसाना, लेकिन शिविका के फंसने पर उसका सपोर्ट करना और उसे अपनी हरकतों और बातों से हंसाना। शिविका के कदम पीछे हट जाते हैं। वो इस तरह से अपनों की मौत का बदला लिए बिना हार तो नहीं मान सकती। शिविका सिसकियों से भरी एक गहरी सांस लेती है। रात की चल रही ठंडी हवाएं भी उसके जलती हुई आग को ठंडा नहीं कर पा रही थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। बिजलियां कड़कने लगी थी। किसी अनहोनी की आशंका उस वक्त आसमान में हो रही गड़गड़ाहट से लगाई जा सकती थी, लेकिन शिविका की जिंदगी में अब इससे ज्यादा बुरा और क्या ही होगा। बादल गर्जना के साथ बरसने लग चुके थे। शिविका उस बरसात में चट्टान पर खड़ी भीग रही थी। बरसात के पानी के साथ मिलकर उसके आंसू भी बह रहे थे। शिविका को अपने आंसू तक बहने का एहसास नहीं हो रहा था। शायद भगवान भी नहीं चाह रहा था कि शिविका के आंसू उसे महसूस हो, इसीलिए बारिश से उसके आंसुओं को धोकर साफ कर रहा था। शिविका पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कपड़े उससे चिपक रहे थे। शिविका की छिल चुकी टांगों पे खून की जो लकीरें सूख चुकी थीं वो भी बारिश के पानी से धुलकर साफ हो रही थी। शिविका लड़खड़ाते कदमों से वापस जीप के पास आ जाती है और जीप को स्टार्ट कर देती है और पुलिस स्टेशन की ओर चला देती है। यही एक जगह थी जहां वो अब जा सकती थी।
शायद नरेन उसे वहां मिल जाए, ये सोचकर शिविका वहां की ओर जीप घूम देती है। डिग्री 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 डिग्री। पुलिस स्टेशन से कुछ दूर वो जीप रोककर उतर जाती है और धीमे कदमों से लड़खड़ाते हुए अंदर जाने लगती है। पुलिस स्टेशन में इस वक्त लोग नहीं थे, रात के 12 बज चुके थे। शिविका अंदर जाती है तो दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। सामने दीपक दुबे खड़ा था और उसके सामने एक और आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। शिविका दरवाजे के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। दीपक दुबे उस आदमी के पांव के पास बैठते हुए, आप फिक्र मत कीजिए सर, कोई केस नहीं बनेगा, जैसे ही वो लड़की आएगी हम फौरन उसे जेल में डाल देंगे। एक आदमी पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के जुर्म में, फिर जब चूहिया अपनी पकड़ में आ ही जाएगी, फिर तो आप उसके साथ चाहे जो मर्जी कीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस वो आप हमारी प्रमोशन का कुछ चापलूसी भरी हंसी हंसते हुए ही कर देते तो उद्धरण चिन्ह आदमी हो जाएगा दुबे। ओम प्रकाश की जुबान है, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, बस मेरा बेटा किसी भी मामले में फंसना नहीं चाहिए। कुछ याद आने पर, अच्छा वो सब इंस्पेक्टर जो इस मामले को देख रहा था, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना? उद्धरण चिन्ह दुबे हाथ जोड़ते हुए, नहीं 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 सरकार, वो बेचारा अब क्या ही करेगा, उसको तो जहां दूसरी जगह भेजा गया है वो वहां पर ही बहुत बिजी हो चुका है। उद्धरण चिन्ह ओम प्रकाश, हम पर वो मुश्किल खड़ी कर सकता है, वो चुप नहीं बैठेगा तो उसका भी ट्रांसफर करवाना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह बोलते हुए वो खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है तो दरवाजा हिले जा रहा था। होठों पर उंगली रखकर वो दुबे को दरवाजे के पास चेक करने को कहता है। शिविका को शांति सुनाई देती है तो वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। शिविका जल्दी से वहां से हट जाती है। दुबे दरवाजे के पीछे झांककर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। कोई नहीं है सर, बोलते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो ओम प्रकाश भी वहां पर अब नहीं था। दुबे देखता है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। दुबे सोच में पड़ जाता है। शिविका उल्टे पांव लेते हुए चल रही थी कि इतने में कोई पीछे से उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है। शिविका की चीख निकल जाती है। वो गर्दन टेढ़ी करके अपने पीछे देखती है तो अभी जो आदमी अंदर दुबे के साथ खड़ा था वो उसके पीछे उसे पकड़े खड़ा था। आदमी की उम्र करीब 50 साल के आसपास थी। आदमी अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, आ ही गई चुहिया शिकंजे में। अरे हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि तुम्हें कैसे पकड़ेंगे, लेकिन तुम तो अपने आप ही यहाँ आ गई। उद्धरण चिन्ह दुबे भी अब उनके पास पहुंच चुका था। शिविका को वहां देखकर उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई थी। शिविका छूटने की कोशिश करती है तो ओम प्रकाश उसे झटके के साथ छोड़ देता है। शिविका जाकर दुबे के ऊपर गिरती है। दुबे उसे बाजू से पकड़ता है और देखने लगता है। शिविका पूरी भीगी हुई थी, उसकी की आंखें लाल थी, उसका चेहरा भी लाल था, बाल बिखरे हुए थे, कमीज फट चुकी थी, बाजू, चेहरे और गले पर स्क्रैचेस लगे हुए थे जिन पे खून की लाइंस बनी हुई थी, घुटने भी छिले हुए थे। पता नहीं क्यों दीपक दुबे को शिविका को इस हाल में देखना अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो शिविका से हमेशा लड़ता रहता था, उसे शिविका से चिढ़ थी क्योंकि शिविका हर बार उसकी बेइज्जती करती रहती थी और वो हमेशा से उससे जीतना चाहता था। लेकिन फिर भी वो शिविका को इस हाल में अपने सामने नहीं देखना चाहता था। वो बस चाहता था कि शिविका उससे लड़े और वो बातों से ही उसे हरा भी दे, लेकिन इस तरह से नहीं। अपनी भावनाओं को साइड करके दुबे शिविका से हमेशा की तरह लड़ने वाले अंदाज में कहता है, कहा था ना शिविका चौधरी, एक ना एक दिन मैं जरूर जीतूंगा, देखो वो दिन आ ही गया। उद्धरण चिन्ह शिविका रोने की वजह से सूज चुकी आंखों से उसे देखती है। ओम प्रकाश शिविका को लस्टफुल नजरों से देखते हुए, बाहर से दरवाजा बंद कर देना दुबे। उद्धरण चिन्ह शिविका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कब से भागी जा रही थी और अब यहाँ भी उसे उसी चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जगह जो उसके लिए कभी सबसे सेफेस्ट जगहों में से एक हुआ करती थी, आज वहीं पर रुकने से उसे डर लग रहा था। शिविका जाने लगती है तो ओम प्रकाश उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे कहाँ और चली चिड़िया, तेरे पंख अब कुतर दिए जा चुके हैं और बचे खुचे पंखों को अब मैं काटने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलते हुए ओम प्रकाश उसे अपनी ओर खींच लेता है। एपिसोड 47 शिविका की बेबसी।
शिविका जाने लगी तो ओम प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ उड़ चली चिड़िया, तेरे पंख अब कुतर दिए जा चुके हैं और बचे खुचे पंखों को अब मैं काटने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलते हुए ओम प्रकाश उसे अपनी ओर खींच लिया। शिविका जाकर उसके सीने से टकरा गई। आदमी शिविका की उम्र से दुगने से भी काफी बड़ा था और ऊपर से गठीले और शक्तिशाली बदन का स्वामित्व उसके पास था। शिविका उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ओम प्रकाश ने अपनी बाहों में शिविका की कमर को कसकर जकड़ लिया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। शिविका अपने हाथों से उसे दूर धकेलने लगी। इतने में दुबे शिविका को बाजू से पकड़कर अपनी ओर लाते हुए बोला, रहने दीजिए सरकार। क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं इसे छूकर? इसे तो कानूनी तरीके से अच्छी से सबक सिखा सकते हैं। आप अपने आप को इन सब में मत डालिए। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए दुबे ने ही शिविका को अपने पीछे कर लिया, मानो उसे ओम प्रकाश की नजरों से बचाना चाह रहा हो। शिविका को देखकर ओम प्रकाश के अंदर का राक्षस जाग चुका था। वो अब किसी भी हाल में शिविका को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी लस्तफल नजरें शिविका के बदन को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। ओम प्रकाश हैवानियत से भरे लहजे में कहता है, अब तो तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है दुबे। इतना सब देख ही रहे हो तो इस मामले को भी देख लेना। इतना क्या सोच रहे हो? इसे छूने से ही तो हाथ का सारा मैल उतर जाएगा दुबे। और वैसे भी इसके जेल में जाने के बाद इसकी कौन सुनने वाला है कि इसके साथ क्या क्या हुआ। इसके कुछ भी बोलने का क्या ही फायदा जब कोई सुनेगा ही नहीं तो। राज तो हमारा ही होगा ना। शिविका घबराई हुई नजरों से ओम प्रकाश को देख रही थी। उसके चेहरे और गले में पसीने की बूंदें आ चुकी थी। ओम प्रकाश वहशी नजरों से उसे देख रहा था। ओम प्रकाश झटके के साथ उसे अपनी ओर खींचा। उससे अब और अपनी हवस मिटाने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो शिविका को बालों से पकड़ लिया। आह! शिविका की चीख निकल गई। ओम प्रकाश शिविका के गले पर अपने होंठ रख के चूमने लगा। शिविका चिल्लाई पर अफसोस वहां उसकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था। शिविका अपने नाखूनों से ओम प्रकाश के सीने को नोचने लगी। ओम प्रकाश उसे गर्दन से पकड़कर अपने मुंह को खोलते हुए अपने होठों को उसके चेहरे के करीब ले जाने लगा। दुबे अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और वहां से बाहर निकल गया। पता नहीं क्यों लेकिन उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। दुबे बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके फोन की बेल बजने लगी। दुबे फोन रिसीव करते हुए बोला, हाँ बोलो। बोलते हुए दुबे की पकड़ फोन पर बहुत कसी हुई थी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, सर उस लड़की के घर के तीनों लोगों को मार दिया है इन लोगों ने। तीनों के माथे के बीचों बीच गोली लगी है और बॉडी पर भी कई जगह चोट के निशान है। ऑन द स्पॉट ही तीनों की डेथ हो चुकी है। पर हम लोग अभी तक उस जगह पर सील करने नहीं गए हैं, बस ऐसे ही जाकर देखा था तो नज़ारा बहुत दिल दहलाने वाला था। उद्धरण चिन्ह। दुबे की पकड़ फोन पर ये सुनने के बाद ढीली पड़ चुकी थी। उसने कॉल कट कर दी। उसे नहीं पता था कि ये लोग शिविका के पूरे परिवार को ही खत्म कर देंगे। दुबे बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। शिविका अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसके पास अब न कोई अपना बचा था और न ही जब किसी के अपने साथ होने की उम्मीद। शिविका की चीजें दुबे के दिल को छलनी सा कर रही थी। डिग्री 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 डिग्री। वहीं नरेंद्र श्रीवास्तव जो शिविका की बहन के केस को हैंडल कर रहा था, उसे भी ओम प्रकाश ने दूसरी जगह पर ड्यूटी के लिए भेज दिया था। लेकिन नरेन वापस शिविका से मिलने समय निकाल कर आया था। नरेन आया तो सीधे शिविका के घर की ओर चला गया था। घर के बाहर का नज़ारा देखकर ही उसे किसी अनहोनी का अंदेशा लग चुका था। सब तरफ तोड़ फोड़ हुई थी। घर के दरवाजे भी टूटे हुए थे। नरेन जल्दी से घर के अंदर चला गया। बरामदे में देखा तो सारा सामान उथल पुथल था, मानो किसी ने सोच समझकर जानबूझकर तोड़फोड़ को अंजाम दिया हो। थोड़ा अंदर जाकर लिविंग रूम में देखा तो उसे सोफे के पास सुषमा जी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। नरेन का दिल मानो धड़कना भूल गया। नरेन जल्दी से उनके पास चला गया। सुषमा जी को पलटकर अपनी बाहों में लिया तो देखा कि उनके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी। उनके माथे पर चोट के निशान थे और उनकी साड़ी का पल्लू भी हटा हुआ था। नरेन अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नरेन ने उनकी साड़ी का पल्लू ठीक कर दिया। उसकी आंखें मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो क्या देख रहा है। नरेन ने उनके गाल पर हाथ रखा और बोला, ये क्या हुआ आंटी? 2 दिन यहाँ से बाहर गया तो ये क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। पास ही में देखा तो यश भी जमीन पर पेट के बल पड़ा हुआ था।
नरेन सुषमा जी को जमीन पर लेटाया और यश के पास जाकर उसे देखने लगा, फिर उसे हिलाते हुए बोला, हे चैम्प, गेट अप बडी। बोलते हुए नरेन ने उसे पलटा तो उसके माथे के बीच में भी गोली लगी हुई थी। नरेन के हाथ कांप गए। उसने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर कांपते हुए खड़ा हुआ। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर में नजरें घुमाकर कुछ और भी देखे। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी थी, माथे से पसीने की बूंदें निकलने लगी थी। नरेन आगे की ओर देखा तो विवेक जी भी वहीं पर पड़े हुए थे। नरेन उनके पास जाकर बैठ गया और उनके सिर को अपनी गोद में रख लिया। विवेक जी की आंखें खुली हुई थी और खून की लाल लाल नसें उसमें उभरी हुई थी। नरेन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। विवेक जी के मुंह से भी खून निकला हुआ था। नरेन उनके चेहरे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए रुंझे हुए गले से, विवेक अंकल उठिए ना, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे क्यों सोए पड़े हैं? उठिए ना अंकल, अभी तो पाखी के लिए लड़ना बाकी है, आप ऐसे नहीं सो सकते। उद्धरण चिन्ह बोलकर नरेन उनके सीने से सिर टिकाकर रोने लगा। उसने विवेक जी की आंखें बंद कर दी। उसके दिमाग में शिविका का ख्याल आया तो शिवी कहते हुए नरेन विवेक जी को जमीन पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ भागते हुए शिविका के कमरे की ओर चला गया। दरवाजे से टकराकर वो कमरे के अंदर गया। उस कमरे का दरवाजा भी टूटा हुआ था। नरेन समझ पा रहा था कि शिविका जरूर कमरे के अंदर बंद होगी और उसे पकड़ने के लिए इस दरवाजे को तोड़ा गया होगा। शिविका, शिविका चिल्लाते हुए नरेन उसे पुकारने लगा, पर कोई जवाब उसे नहीं मिला। रात के पहर में उसकी आवाज गूंज रही थी। नरेन ने अपनी आंखें मूंद ली और हाथों को मुठ्ठियां बना ली। शिविका को लेकर उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। शिविका का यहाँ ना होना उसका साथ कुछ और ही होने का संकेत दे रहा था। नहीं नहीं, शिविका को कुछ नहीं हो सकता, यही कहीं होगी नरेन, अच्छे से देख। बोलते हुए वो सामान को पलटते हुए देखने लगा। फिर जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ते हुए चिल्लाकर, कहाँ था तू नरेन, कहाँ था जब ये सब हो रहा था? हाँ हाँ हाँ, कहाँ था तू? आहा हाँ। उद्धरण चिन्ह अगर कोई शिविका को उठाकर ले गया हो और उसके साथ कुछ। बोलते हुए नरेन की जुबान लड़खड़ा गई। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, एक एक को देख लूंगा। उद्धरण चिन्ह नरेन को शिविका के साथ कुछ गलत होने का ख्याल बार बार हो रहा था। उसने अपने चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा, वो नहीं झेल सकती, अब उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह फिर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उखड़ती सांसों के साथ बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह बोलते हुए वो उठ गया और शिविका को ढूंढने निकल गया। दूसरी ओर शिविका ओम प्रकाश को अपने से दूर धकेलते हुए चिल्लाए जा रही थी, छोड़ दो मुझे, नहीं, जाने दो, आह मत करो ऐसा। उद्धरण चिन्ह शिविका की चीखों पर ओम प्रकाश हंसा और शिविका को अपनी बाहों में उठाकर उसने जमीन पर लेटा दिया। फिर शिविका के दोनों हाथों को शिविका के दोनों ओर अपने घुटनों के नीचे दबाकर अपनी कमीज उतार दी। शिविका कहीं न कहीं जानती थी कि उसकी मिन्नतें करने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को छोड़ देने के लिए गुहार लगाए जा रही थी। ओम प्रकाश शिविका के ऊपर लेट गया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर काटने लगा। शिविका अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने ऊपर से धकेलने लगी और खिसक कर जाने लगी, पर उसने शिविका के पैरों को पकड़कर वापस से उसे अपने नीचे खींच लिया। ओम प्रकाश एक जोरदार थप्पड़ शिविका के चेहरे पर मारा। एक पल के लिए शिविका बिल्कुल सुन्न पड़ गई। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। ओम प्रकाश ने उसकी दूसरी बाजू के पास से भी शर्ट को फाड़ दिया। शिविका की अपर इनावारे दिखने लग गई। नहीं, आह आह, छोड़ो, बोलकर शिविका चिल्लाए जा रही थी। शिविका अपने पांव चलाने लगी तो ओम प्रकाश अपने भारी भरकम पैरों से उसके पैरों को भी दबोच लिया और अपना पूरा भार शिविका के ऊपर डाल दिया। शिविका बिल्कुल बेबस सी पड़ी हुई थी। बाहर उधर उधर घूमते हुए दुबे से शिविका की चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दुबे को अपने सीने में एक घुटन सी महसूस हो रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वो सोच सकता था कि वो ओम प्रकाश शिविका की क्या हालत कर सकता था। दुबे की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर वो कर भी क्या सकता था। ये प्रमोशन का दौर उसकी जिंदगी में बहुत वक्त के बाद आया था और वो इसे किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि वो ओम प्रकाश की चापलूसी करता रहे। एपिसोड 48 शिविका का रुद्र रूप। दुबे के फोन पर मैसेज आया तो वह मैसेज चेक करने लगा। मैसेज देखकर ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और एक उम्मीद सी जगी।
शिविका की लगातार सुनाई दे रही चीखें उसके सीने को मानो चीर सा रही थी। दुबे से रहा नहीं गया तो वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सामने देखा तो शिविका जमीन पर लेटी हुई थी और ओम प्रकाश उसके ऊपर। उसने बेरहमी से शिविका के दोनों हाथों को उसके दोनों ओर अपने हाथों से जकड़ा हुआ था और जमीन से लगाया हुआ था। अपना चेहरा उसने शिविका की गर्दन में छुपाया हुआ था। वो बेतहाशा शिविका के चेहरे, गर्दन और कॉलरबोन पर अपने दांतों से निशान बनाते हुए काटता जा रहा था। शिविका बहुत छटपटा रही थी, लेकिन ओम प्रकाश उसकी चीखों और छटपटाहट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। दुबे एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, सर, वो नरेन श्रीवास्तव वापस आ गया है। मुझे लगता है कि अभी उसे हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। ओम प्रकाश शिविका की गर्दन से सर बाहर निकालकर एक झलक दुबे की तरफ देखकर, तो तुम किस लिए हो दुबे, जाओ और देखो उसको। उद्धरण चिन्ह बोलकर वह वापस शिविका की तरफ झुक गया। शिविका की आंखों से बेतहाशा आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। उसकी सिसकियों से ही उसका दर्द साफ सुना जा सकता था, लेकिन ओम प्रकाश जैसे राक्षस को उस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। दुबे अपनी आंखें बंद करके दोबारा से खोलते हुए बोला, सरकार, मुझे लगता है कि वो यहीं आ रहा है और मेरा औहदा अभी भी उससे छोटा ही है। मेरी प्रमोशन नहीं हुई है सरकार, तो मैं उसे अभी नहीं संभाल पाऊंगा, और ऊपर से इलेक्शन का समय भी नजदीक है। अगर कोई इल्जाम लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ओम प्रकाश ने चिढ़ते हुए दुबे की तरफ देखा। किसी काम का नहीं है, बैल बुद्धि, कहते हुए वो शिविका के ऊपर से उठ गया। अंदर बंद कर इसे, बाद में आकर देखता हूँ। बोलते हुए ओम प्रकाश ने वही पास में फेंका हुआ अपना कुर्ता उठाकर पहनने लिया। शिविका उठकर पास में रखी टेबल से अपनी पीठ टिकाकर घुटनों को समेटकर अपनी छाती से लगाकर बैठ गई। वो बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। दुबे उसके पास आकर खड़ा हो गया। दुबे ने देखा शिविका की गर्दन से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर काटने के निशान थे जो बहुत ज्यादा दर्द देने वाले दिखाई दे रहे थे। शिविका की कमीज लगभग फट चुकी थी और उसकी इनरवियर दिखाई दे रही थी। उसकी कलाइयों पर ओम प्रकाश की उंगलियों के गहरे निशान छप चुके थे। जिस तरह से दुबे शिविका को अब तक देखता आया था, आज वह उससे बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रही थी। शिविका हमेशा से एक जिंदादिल और निडर लड़की रही, लेकिन हालातों ने उसे बहुत कमजोर बना दिया था। हमेशा लड़ने के लिए तैयार खड़ी शिविका आज कितनी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। दुबे ने शिविका को बाजू से पकड़कर उठाया। इस वक्त दुबे की पकड़ शिविका पर बहुत सहज थी। उसी सहजता और नाजुकता के साथ वो शिविका का हाथ पकड़कर उसे सेल के अंदर ले जाकर छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया। शिविका दर्द में डूबी हुई आंखों से दुबे को देखे जा रही थी। आज से पहले दुबे ने कभी भी इतने प्यार से शिविका के साथ व्यवहार नहीं किया था, और शिविका को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वो कभी उसके साथ इतनी सहजता और प्यार के साथ व्यवहार कर सकता था। ओम प्रकाश हैवानियत भरी नज़र शिविका पर डालकर गुस्से में अपना गमछा अपने गले में लपेटते हुए वहां से बाहर निकल गया। ताला लगाने के बाद दुबे चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए शिविका को देखते हुए कहता है, चाहे जिस भी मामले में हुई हो, लेकिन आज मेरी जीत हुई है शिविका चौधरी, और इस बात को तुम भी नहीं नकार सकती। उद्धरण चिन्ह बोलकर दुबे वहां से बाहर जाने लगा। दुबे को समझ आ चुका था जिन लोगों का साथ दुबे दे रहा था वह लोग बहुत ज्यादा बुरे थे और उनमें इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं थी। उन्होंने शिविका की जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया था, उसके घर के सभी लोगों को मार दिया था, और शिविका बहुत बुरी तरह से उन लोगों के जाल में फंस चुकी थी। दुबे को प्रमोशन मिल रहा था तो वो अब इन लोगों के साथ काम करने से मना नहीं कर सकता था, और नरेन की भी यहाँ से किसी दूसरी जगह को पोस्टिंग की जा रही थी तो वह भी अकेला शिविका की कोई मदद नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं दुबे को एहसास था कि आज वो शिविका को आखिरी बार देख रहा था। दुबे ये भी जानता था कि अगर आज शिविका यहाँ से बचकर नहीं भाग पाई तो फिर वो कभी नहीं भाग पाएगी, और वो लोग उसे किस तरह से तड़पा तड़पा कर उसकी जान लेंगे, ये दुबे सोच भी नहीं सकता था और ना ही सोचना चाहता था। दुबे ने चाबी को नीचे जमीन पर गिरा दिया और अपने पैर से स्लाइड कराते हुए उसे सलाखों के नीचे से सेल के अंदर पहुंचा दिया। शिविका हैरान निगाहों से उसे देख रही थी। दुबे ने अपनी कमीज उतारकर वही कुर्सी पर रख दी, फिर अपने वॉलेट से एक एटीएम कार्ड निकालकर कमीज की जेब में डाल दिया। 1973 बोलते हुए वह एक झलक शिविका को देखकर वहां से बाहर निकल गया। शिविका नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रही, फिर जमीन पर पड़ी चाबी उठाते हुए रूंझी हुई आवाज में रोते हुए अपने आप में ही कहती है, कभी उम्मीद नहीं की थी आपसे, लेकिन आज आप वाकई में जीत गए दुबे जी। उद्धरण चिन्ह शिविका तो पहले ही यह मान चुकी थी कि यह कुछ पल उसकी जिंदगी के आखिरी पल है, लेकिन इस वक्त दुबे ने उसके लिए बाकी में एक मदद का काम किया था।
शिविका ने जल्दी से सलाखों के बीच में से हाथ बाहर निकाल कर ताले को खोल दिया और चाबी को उसी में लटका रहने दिया। ठीक से न चल पाने के बाद भी शिविका लड़खड़ाते हुए कुर्सी के पास पहुंची और उसने दुबे की शर्ट पहन ली। 1973 रिपीट करते हुए शिविका जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। बाहर गहरा काला अंधेरा था। शिविका कुछ दूर पर खड़ी की जीप के पास जाने लगती है तो दूर से ही उसे वहां पर लोग खड़े थे। उन लोगों ने अपने हाथों में टॉर्च पकड़ी हुई थी। शिविका देख सकती थी कि वो पुलिस वाले थे, लेकिन वो शिविका की मदद करने वालों में से नहीं थे बल्कि उन लड़कों के साथ ही मिले हुए थे। अंधेरे में शिविका को कोई नहीं देख सकता था। शिविका पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी तो उसे समझ आया कि हर स्टेशन पर उसे ढूंढने के लिए नाकाबंदी करवा दी गई थी। क्या एक 19 साल की लड़की किसी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी कि उसके पीछे पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया गया था? रातों रात लोगों के तबादले और प्रमोशंस करवाई जा रही थी, या फिर उन लोगों को ये डर था कि कहीं शिविका अपनी आवाज़ उठाकर उन लोगों के बारे में सबको किसी तरह बता ना दे, वरना उन लोगों के पॉलिटिकल करियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। या वो शिविका को अपने मतलब के लिए अपनी कैद में लाना चाहते थे। लोग जीप के पास से थोड़ा दूर हटकर देखने लगे तो शिविका चुपके से बिना शोर किए धीरे से जाकर जीप में बैठ गई और जीप स्टार्ट कर दी। जीप स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर वो लोग जीप की तरफ देखकर उस ओर बढ़ने लगे। एक लड़की को जीप में बैठा देखकर वो समझ चुके थे कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश की जा रही थी। सब लोग शिविका को देख उसकी ओर बढ़ चले, लेकिन शिविका ने जीप को वहां से पूरी स्पीड में भगा दिया। लोगों ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिविका वहां से भागने में कामयाब हो चुकी थी। कुछ आगे जाकर नाके से पीछे वो जीप से उतर गई और एक ट्रक में जाकर छुप गई। ट्रक में बैठकर वो सभी नाकों पर हो रही तलाशियों से किस्मत से बचते हुए हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि यह ट्रक का सफ़र उसे कहाँ ले जा रहा था, बस इतना पता था कि अगर अब अपने आप को बचाना है और अपनों की मौत का बदला लेना है तो फिलहाल के लिए यहाँ से जाना ही सही है। वर्तमान में शिविका दरवाजे के पास खड़े अंदर से आ रही लड़कों की चीखों को सुने जा रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। लड़कों के कपड़े फट चुके थे, उनको बांधकर बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था। शिविका ने याद किया कि जब उसकी बहन कुएं में मरी पड़ी मिली थी, जब उसको बाहर निकाला गया था तो उसके कपड़े पूरे फटे हुए थे और बॉडी पर दांतों के काटने और खरोच के निशान थे। शिविका के पापा ने अपनी शर्ट उतारकर उसे कर किया था। शिविका की आंखें आंसुओं से भर आई। पारस ने शिविका को देखा तो बोला, शिविका, शिविका हमें बचा लो, ये लोग मार डालेंगे। शिविका, उद्धरण चिन्ह। शिविका को समझ में नहीं आया कि वो इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता था, जिसके पूरे परिवार को उसने मार दिया था। अब वो उसी से छोड़ देने की गुहार लगा रहा था, उसी से कह रहा था कि वो उसे बचाए। शिविका, मेरी बहन ने भी मिन्नतें की होंगी, पर किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। उस वक्त तो सिर्फ अपनी हवस नजर आ रही थी ना। वो मर भी गई फिर भी कोई गम नहीं था। पारस, तुम्हें इंसाफ चाहिए तो कानून के जरिए लो ना। तुम क्यों गुंडी बन रही हो? अरे कोई और कुछ गलत करेगा तो तुम भी करोगी क्या? ये लोगों को बीच में क्यों ला रही हो? ये मामला तो हमारा और तुम्हारा है ना। उद्धरण चिन्ह। शिविका हल्का सा हंस दी। पारस को समझ नहीं आया कि अब क्या बोलकर वो शिविका को कन्विंस करे। शिविका को मनाने के अलावा उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था कि इतने दूर तक उसके बाप की पहुंच नहीं है। अगर हिमाचल होता तो शायद उसका बाप पहुंच भी जाता, लेकिन इतनी दूर तक उसके बाप की सोच में उन्हें नहीं ढूंढ सकती। पारस, कानून इंसाफ देगा। शिविका, इन लोगों से बचा लो, दया करो। शिविका, लड़कियां तो माफ करना जानती हैं। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उनसे उनका बेटा मत छीनो। उद्धरण चिन्ह। शिविका, मेरी दी का भी मेरी माँ, भाई, बाप सब इंतजार कर रहे थे। मेरी मम्मा, पापा और भाई ने भी मिन्नतें तो की होंगी कि उन्हें छोड़ दिया जाए, पर बेरहमी से तुम ही लोगों ने उन्हें मार डाला। एक 15 साल के बच्चे पर भी रहम नहीं खाया। एक परिवार जिसने अपनी बेटी खोई हो वो इंसाफ लेने निकला था, लेकिन इंसाफ मांगने की वजह से पूरा परिवार ही खत्म करा दिया गया। केस करने पर केस वापस ले लेने की धमकियां दी जाने लगी। रास्ते में चलते हुए हमले किए जाने लगे और आखिर में जब धमकियों और हमले से कुछ ना हो सका तो सबको मार दिया। उद्धरण चिन्ह। पारस ने अपने बगल में खड़े गार्ड को देखा और फिर बोला, शिविका, माफ कर दो हमें, इतनी जल्लाद मत बनो। उद्धरण चिन्ह। पारस ने कहा तो बाकी लड़के भी शिविका से माफी मांगने लगे। शिविका दर्द भरी हंसी हंस दी, फिर उसने गार्ड की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वहां खड़े सभी गार्ड शिविका को देखकर हाथ बांधे और सिर नीचे किए खड़े थे।
शिविका का हाथ बड़ा देखकर गार्ड ने शिविका को देखा। शिविका, हंटर 2, उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने हंटर शिविका को पकड़ा दिया। शिविका ने हंटर हाथ में कसा और फिर बोली, सुना था कि वक्त हर किसी का आता है। अच्छा हो या बुरा, लेकिन आता जरूर है। इतनी संत मैं नहीं हूं कि अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर देने वालों को माफी बांटती फिरूं, और ना ही इतनी मूर्ख हूं कि हाथ आए मौके को जाने दूं। जब तुम लोगों में कोई हमदर्दी, कोई रियायत नहीं बरती तो मुझसे किस बात की उम्मीद लगाए हो। बोलते हुए शिविका ने हंटर को पटका, फिर उनकी ओर आगे बढ़ते हुए बोली, अब भगवान को याद करो या मुझे, क्योंकि या तो अब तुम्हें भगवान बचा सकते हैं या मैं, पर भगवान बचाएंगे नहीं, क्योंकि पापी को सजा देना उनका सबसे पहला धर्म है, और मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अपने परिवार के लिए ये मेरा कर्म है। बोलते हुए शिविका ने उन लोगों पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। पहले से ही चोटिल लड़कों की दर्द भरी चीखें निकलने लगी। शिविका बेतहाशा उन लोगों को मारने लगी। एक एक पल में बसे दर्द का हिसाब आज उसे लेना था। वो हर एक दर्द भरी सांस जो उन लोगों ने उस दहशत भरे माहौल में ली थी, उन सब का बदला आज इन लड़कों को दर्द भरी सांसों से लेना था। कमरे में खड़े गार्ड्स शिविका को उन लड़कों को मारते हुए देखते रहे। संयम भी दरवाजे पर खड़ा शिविका का रुद्र रूप देखे जा रहा था। भले ही उस पर शिविका जैसा दर्द बीता ना हो, लेकिन वो समझ सकता था कि शिविका को कैसा महसूस हो रहा होगा। एपिसोड 49, शिविका पर संयम का भरोसा। अब तक पहले से ही चोटिल लड़कों की दर्द भरी चीखें निकलने लगी। शिविका बेतहाशा उन लोगों को मारने लगी। एक एक पल में बसे दर्द का हिसाब आज उसे लेना था। वो हर एक दर्द भरी सांस जो उन लोगों ने उस दहशत भरे माहौल में ली थी, उन सब का बदला आज इन लड़कों को दर्द भरी सांसों से लेना था। कमरे में खड़े गार्ड्स शिविका को उन लड़कों को मारते हुए देखते रहे। संयम भी दरवाजे पर खड़ा शिविका का रुद्र रूप देखे जा रहा था। भले ही उस पर शिविका जैसा दर्द बीता ना हो, लेकिन वो समझ सकता था कि शिविका को कैसा महसूस हो रहा होगा। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे शिविका के हाथों में जब तक छाले नहीं पड़ गए तब तक वो उन लोगों को कोड़े मारती रही। उसके हाथों से खून निकलने लगा। संयम ने देखा तो शिविका के पास आकर उसके हाथ से हंटर लिया और नीचे फेंक दिया, फिर उसे लिए वहां से बाहर निकल गया। संयम शिविका को कमरे में लाया और फर्स्ट एड निकालकर उसके हाथों पर लगा दी, फिर हाथों पर बैंडेज कर दी। शिविका की आंखें अभी भी नम थी और लाल पड़ चुकी थी। शिविका ने उसे देखा तो संयम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। संयम ने फर्स्ट एड बॉक्स साइड रखा और फिर शिविका के पास आकर बैठ गया। शिविका को उसका क्या करना अच्छा लग रहा था। सभी अपनों की जाने के बाद और इस दुनिया में अकेली रह जाने के बाद शिविका को कोई अपना नहीं मिला था, और ना ही किसी से प्यार और केयर की उसे कोई उम्मीद थी। लेकिन संयम का इतनी केयर करना और इतना साथ देना उसे एक अपनेपन का एहसास दे रहा था। शिविका, उन लोगों को वहां से उठवा लिया। मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, जितने मांगे उतने पैसे दे देते हैं, पर आखिर क्यों? इससे आपका क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह। संयम ने शिविका के गाल पर हाथ रखा और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, सब कुछ मतलब के लिए नहीं किया जाता, कुछ चीजें अपने मन की शांति के लिए भी की जाती हैं, और शादी की है तुमसे तो तुम्हारा दर्द मेरा दर्द। बोलते हुए संयम उसके गले पर उंगली चलाने लगा। शिविका की सांसें तेज हो गई। संयम ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिविका ने आंखें बंद कर ली। संयम उसे पैशनेटली किस करने लगा। शिविका को तो लग रहा था कि संयम उसे किस करते करते खा ही जाएगा। कुछ देर बाद जब संयम ने उसे छोड़ा तो शिविका गहरी सांसें लेने लगी। संयम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर निकल गया। डिग्री 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 डिग्री। शाम का वक्त। एक बड़े से कमरे में संयम बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो सब लड़के लाइन में खड़े थे। संयम ने आंखें बंद करके पीछे सोफे से सिर लगाया हुआ था। पास ही में खड़ा दक्ष संयम को देखे जा रहा था।
संयम, हम लोग कल मुंबई निकल रहे हैं दक्ष। इन लोगों को एक कमरे में बंद कर दो जहां कोई हवा न जाए, और उसी कमरे में मर जाने दो। बोलकर संयम उठा और बाहर निकल गया। पारस ने सुना तो उसकी जान हलक में आ गई। वो जान चुका था कि अब उनका बच्चा बहुत मुश्किल है। वही बाकी लड़के भी आती हुई मौत को देखकर बहुत घबरा गए थे। डिग्री 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 डिग्री। अगली सुबह शिविका सोकर उठी तो वो संयम के बेड पर थी। पिछली रात संयम कमरे में नहीं आया था। शिविका उसका इंतजार कर रही थी और उसी इंतजार में उसे नींद आ गई थी। शिविका ने देखा तो अभी भी संयम वहां नहीं था। शिविका बेड से उठी और वॉशरूम की ओर चल दी। फिर नहा भी ली। बाथरोब पहनकर वो बाहर आई तो उसी वक्त स्टडी रूम का दरवाजा खुला और संयम वहां से बाहर निकला। उसके हाथ में वो लोहे से प्रोटेक्टेड बुक थी। शिविका को याद आया कि ये वही किताब थी जिसके इर्द गिर्द कर्ट दौड़ता रहता था। संयम शिविका के पास आया और बोला, गेट रेडी शिविका, आज हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं। यहाँ का काम पूरा हुआ। उद्धरण चिन्ह। शिविका, तो आपके घर मुंबई में है? उद्धरण चिन्ह। संयम, हम, ये सिर्फ एक जेल है शिविका, या यूं कहें कि मुर्दा घाट है। इसे घर कौन कहता है? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया। वाकई में ये घर मुर्दघाट ही तो था। शिविका, पर आपने इतने सारी डेड बॉडीज को यहाँ पर क्यों रखा है? उद्धरण चिन्ह। संयम, बाहर फेंकूंगा तो पुलिस ढूंढ लेगी ना। हालांकि पकड़ नहीं पाएगी लेकिन वाई टेक रिस्क। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो सोचने लग गई। संयम ने अपने हाथ में पकड़ी किताब शिविका के हाथों में थमा दी। शिविका हैरानी से संयम को देखने लगी। जिस किताब को उसने इतना संभाल कर प्रोटेक्शन में रखा था वही किताब वो शिविका को थमा रहा था। संयम, संभालो इसे, ये किताब मेरे लिए बहुत खास है और बहुत जरूरी भी है। शिविका, ये किताब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे से सट गए। संयम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज यू आर माई वाइफ एंड आई ट्रस्ट यू। तो अपनी कीमती चीजें तुम्हें देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे पता है कि तुम इसे बहुत अच्छे से संभालोगी। इस किताब के लॉक को खोलने का आखिरी मौका बचा है मेरे पास, तो ध्यान रखना कि वो मौका चूक ना पाए। कहीं कोई गलती से भी लॉक खोलने की कोशिश ना करे। बोलकर संयम ने उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। शिविका ने गर्दन स्ट्रेच कर दी। संयम का करीब आना अब उसे सुकून सा देने लगा था। संयम ने किस करते हुए बाथरोब की डोर खोल दी और बाथरोब को दांतों से उसके कंधे से सिरका दिया। शिविका ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शिविका की सांसें तेज हो गई थी। संयम ने उसका तेजी से चलती सांसों को महसूस किया और फिर उसकी कॉलरबोन पर किस करके उससे दूर हट गया। शिविका ने आंखें खोल दी और संयम को देखने लगी। कपड़े आते ही होंगे, तैयार हो जाओ, बोलकर संयम बाहर निकल गया। शिविका ने एक झलक जाते हुए संयम को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी किताब को। शिविका खुद से बोली, जिस किताब को इतना संभाला, उस किताब को मुझे थमा दिया। क्या संयम मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिविका के दिल में एक अलग सा ही एहसास पनप उठा था। संयम का खुद पर भरोसा देखकर और उसकी मदद वाले नेचर ने शिविका को संयम के लिए कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया था। शिविका ने किताब को सीने से लगा लिया। वो एक भरोसा था जो शिविका को संभालना था। वही संयम ने शिविका के लिए जो किया था उसके आगे इस किताब को संभालना उसके लिए बहुत जरूरी था। डिग्री 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 डिग्री। दोपहर का वक्त। शिविका ने संयम के भेजे हुए कपड़े पहन लिए थे। ये एक कॉफी कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस थी जिसमें शिविका बहुत प्रीटी लग रही थी। शिविका तैयार हुई तो नीचे उतर आई। संयम भी उसे नीचे ही मिल गया। उसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। शिविका ने उसे कुछ पल निहारा। संयम ने भी कुछ ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसे लिए वहां से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर शिविका विला को देखने लगी।
ये जगह उसके लिए कभी डरावनी थी, लेकिन अभी यहाँ से एक लगाव सा होने लगा था और यहाँ से जाने पर थोड़ा बुरा भी लग रहा था। संयम बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। शिविका पीछे छूटते विला को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर शिविका सीधी होकर बैठ गई और संयम को देखते हुए बोली, अन लड़कों का क्या? उद्धरण चिन्ह। संयम, कुछ दिनों में भूख और प्यास से मर जाएंगे। उनके पास गन्स भी छोड़ी हुई हैं। हो सकता है खुद को ही गोली मारकर मर जाएं। संयम ने बहुत कैजुअली जवाब दिया। शिविका को अपनों को इंसाफ दिलाना था, लेकिन वो इस तरह का कभी नहीं सोच सकती थी। ये इंसाफ संयम का था, जो उसने चुना था। शिविका ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में गाड़ी हेलीपैड पर रुकी और शिविका और संयम उसमें बैठकर मुंबई के लिए निकल गए। एपिसोड 50 नो मोर क्वेश्चंस बटरफ्लाई। मुंबई शहर। संयम का प्राइवेट जेट लैंड हुआ तो संयम और शिविका नीचे उतर गए। शिविका ने देखा सामने एक बड़ा सा शहर था जिसमें बड़ी बड़ी मंजिलें थी। रात का वक्त था तो पूरा शहर जगमगा रहा था। हेलीपैड से नीचे उतरकर दोनों एक गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहां से संयम के घर की ओर चल दी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुकी। शिविका और संयम उतरे। गाड़ी से उतरते हुए शिविका का पैर मुड़ा तो संयम ने उसका हाथ थाम लिया। शिविका संयम को देखने लगी। संयम की एक्सप्रेशनलेस आंखें शिविका को ही देखे जा रही थी। शिविका लंगड़ाकर चलने लगी तो संयम ने उसे गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गया। शिविका ने संयम के गले में बाहें लपेट ली और उसके सीने से सिर लगा लिया। एक बेहद अपना सा एहसास संयम उसे देने लगा था। ड्राइवर ने गाड़ी में रखा सामान सर्वेंट के हाथों अंदर भिजवा दिया। संयम ने शिविका को गोद में उठाए घर के अंदर कदम रखा तो हॉल की लाइट्स जल उठी। अचानक से लाइट्स के जलने से शिविका ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि रोशनी उसकी आंखों में अचानक से चुभ गई थी। शिविका ने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें चमक उठी। सामने जो हॉल था वह बहुत बड़ा था और हर तरफ बहुत सुंदर लाइटनिंग की गई थी, मानो किसी फंक्शन के लिए सजाया गया हो। हॉल के साथ ही कई सारे दरवाजे अटैच थे। वही हॉल के खत्म होने पर सामने से दो तरफ से सीढ़ियां ऊपर की ओर ऊपर वाली मंजिल को चढ़ रही थी। जहां एक तरफ नॉर्मल सीढ़ियां थी वहीं दूसरी तरफ एस्केलेटर था। संयम एस्केलेटर की ओर बढ़ गया। हॉल के एक कमरे में एक बड़ा सा मंदिर था जिसमें सुंदर फूलों के कॉम्बिनेशन से सजावट की गई थी और राधा कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति उसमें स्थापित की गई थी, जिसके इर्द गिर्द लेड बल्ब रंग बदलते हुए जल रहे थे। मूर्ति के आगे बड़ी सी ज्योत जलाई गई थी। शिविका की नज़र मूर्ति पर पड़ी तो उसने आंखें बंद करके राधा कृष्ण को याद कर उनका आशीर्वाद ले लिया। फिर संयम के चेहरे की ओर देखा जो बिल्कुल शांत था और उसे लिए आगे की ओर बढ़ रहा था। जब शिविका बंगले के बाहर गाड़ी से उतरी थी तो उसे लगा था कि यह बंगला भी संयम के विला की तरह अंधेरी नगरी ही होगा, लेकिन अंदर आने पर इतनी सारी लाइटनिंग देखकर वह हैरान सी रह गई थी। संयम आकर एस्केलेटर पर खड़ा हो गया और एस्केलेटर ऊपर की ओर चढ़ने लगी। शिविका अभी भी संयम के गले में हाथ डाले बंगले को देखने में लगी हुई थी। एस्केलेटर से उतरकर संयम अपनी मंजिल पर आ गया। शिविका ने देखा बहुत सारे कमरे के लिए दरवाजे थे। शिविका ने नजरें आसपास दौड़ाए और पूछा, क्या इस बंगले में भी आप अकेले ही रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। संयम ने शिविका के सवाल पर एक नज़र उसे देखा और फिर आगे वाले एस्केलेटर पर चढ़ते हुए बोला, नहीं, यहाँ बहुत लोग रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरे एस्केलेटर पर चढ़ने के बाद संयम को लेकर तीसरी मंजिल पर आ गया था। शिविका ने देखा तो उसे मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा था। संयम उस कमरे की ओर बढ़ गया। संयम ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिए। संयम ने शिविका को उतारा और लाइट साउंड करने लगा। नीचे हॉल की तरह शिविका को लगा था कि कमरा में जगमग होगा, लेकिन जब संयम ने लाइट्स ऑन की तो कमरे में सिर्फ लाल रंग की लाइट जली। शिविका का अनुमान धरा का धरा रह गया। शिविका ने लाल रंग की रोशनी में संयम को देखा। संयम ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। वो लाल रोशनी में एक डेविल की तरह नजर आ रहा था। संयम चेंजिंग रूम की ओर चल दिया। शिविका ने कमरे को देखा तो वो कमरा बहुत बड़ा था। थर्ड फ्लोर पर वो कमरा अकेला ही बनाया हुआ था। शायद उस कमरे से बड़ा कमरा उस बंगले में और कोई नहीं था। शिविका मन में बोली, कमरा है या मैरिज हॉल? यहाँ तो भागवत की कथा बिठाई जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। तभी शिविका को किसी के खांसने की आवाज आई। शिविका ने दरवाजे की ओर देखा तो आवाज बाहर से ही आ रही थी। शिविका वापस से बाहर चली गई। आवाज निचले फ्लोर से आ रही थी। शिविका नीचे उतरते एस्केलेटर पर चढ़ गई। नीचे आकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे के अंदर एक औरत बेड पर बैठे हुए खांसे जा रही थी। यूं तो वो बहुत बूढ़ी थी, लेकिन चेहरे से बुढ़ापा नहीं दिखाई देता था। उनके चेहरे पर रिंकल्स नहीं थे। उन्होंने सिल्क की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और बालों को चोटी ने बांधा हुआ था।
उनका निखरा हुआ रंग और चेहरे की रंगत उन्हें काफी खूबसूरत दिखा रही थी। उनकी खांसी बढ़ रही थी तो शिविका जल्दी से उनकी ओर चली गई। शिविका ने जल्दी से नाइट स्टैंड पर रखे ग्लास को सीधा किया और जग से उसमें पानी निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। एक अनजान लड़की को अपने सामने देखकर वो महिला हैरान सी रह गई। फिर शिविका को घूरने लगी। ऐसी ही कोई उनके बंगले में नहीं आ सकता था, तो फिर ये लड़की कौन थी जो इतनी रात गए उनके कमरे तक आ गई थी। वही शिविका उन्हें ध्यान से देख रही थी। उसे संयम की झलक उनमें दिखाई दे रही थी। वो औरत शिविका को घूर ही रही थी कि इतने में बाहर से 2 सर्वेंट अंदर आए और एक ने सिर्फ उस औरत की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए मैम। उद्धरण चिन्ह बोलकर सर्वेंट भी शिविका को देखने लगी। उन्होंने भी आज से पहले शिविका को यहाँ नहीं देखा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। औरत ने सिर्फ पिया और फिर नाइट स्टैंड पर रखी अपनी ऐनक पहनते हुए शिविका को वापस से घूरने लगी। अभी तक उन्हें शिविका धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो साफ साफ उसे देख पा रही थी। उन्होंने बेरुखी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह शिविका ने उनकी रफ एंड टफ आवाज सुनी तो सहजता के साथ बोली, जी मैं वो संयम। उद्धरण चिन्ह शिविका ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, ये मेरे साथ है दादी, इसे मैं लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह शिविका ने संयम की आवाज सुनी तो पलटकर देखा। वो औरत भी दरवाजे की ओर देखने लगी जहां से संयम अंदर आ रहा था। संयम को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल सी आ गई। ये थी संयम की दादी, वानी सान्याल खुराना। संयम ने आकर उनके पैर छू लिए तो वानी जी ने दोनों हाथ संयम के सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दे दिया। फिर शिविका की ओर देखने लगी। आज से पहले संयम किसी को साथ नहीं लाया था। शिविका पहली लड़की थी जो इतनी रात गए उनके बंगले के अंदर थी। दादी ने पूछा, और ये यहाँ पर क्यों है? तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो सानू? उद्धरण चिन्ह संयम ने शिविका को देखा और बोला, शी इज माई वाइफ दादी, आई मैरिड हर। उद्धरण चिन्ह वानी जी ने सुना तो कुछ पल को स्तब्ध सी रह गई, फिर शिविका की ओर देखने लगी। शिविका हाथ बांधे खड़ी थी। वानी की का स्वभाव उसे बहुत खड़ूस वाला लग रहा था, तो वो चुपचाप खड़ी थी। वानी जी ने उसे देखा तो शिविका के पास शादीशुदा होने की कोई भी निशानी नहीं थी। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसकी शादी हुई भी हो। दादी ने उसे कुछ पल देखा और फिर संयम से बोली, तुमने बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह संयम, दादी आप मुझे जानती हैं, मुझे जब जो करना होता है मैं तभी करता हूँ। उद्धरण चिन्ह वानी जी संयम के स्वभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। फिर शिविका की ओर देखा और बोली, शादी हुई है तो दिखना भी तो चाहिए कि शादी हुई है। कुछ पहनाओ इसको, मंगलसूत्र और सिंदूर वगैरह। ऐसी कैसी सुहागन है ये, जो कुछ भी नहीं लगाया है? उद्धरण चिन्ह शिविका ने संयम को देखा तो संयम शांत खड़ा था। दादी ने संयम को देखते हुए आगे कहा, और ये क्या बात हुई भला? अगर शादी की है तो यही बता देते कि बहू को घर लेकर आ रहे हो। ऐसे रात में कौन आता है सानू? उद्धरण चिन्ह संयम ने दादी को हक किया और बोला, रात हो गई थी दादी तो आपको नहीं उठाना चाहता था, बाकी सुबह आपको पता चल ही जाता। उद्धरण चिन्ह वानी जी ने सुना तो मुंह बना लिया पर फिर सिर हिला दिया। शिविका बहुत गौर से उन दोनों को देखे जा रही थी। वानी जी ने शिविका को देखा और बोली, अच्छा जो अभी है वो है, कल सुबह हम सामान भिजवा देंगे, उन सब को पहनकर तैयार होना है। ऐसे नहीं कि कुंवारी कली की तरह मटकती फिरो, शादी हुई है तो संस्कार संभालो, क्या समझी? उद्धरण चिन्ह शिविका खोई हुई सी उनकी बातें सुन रही थी। वानी जी को उससे कोई जवाब नहीं मिला तो थोड़ी तेज आवाज में उन्होंने फिर से पूछा, अरे सुनाई नहीं देता क्या? क्या समझी? उद्धरण चिन्ह उनके तेज आवाज में बोलने से शिविका होश में सी आए और फिर जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, समझ गई दादी। उद्धरण चिन्ह वानी जी ने दादी सुना तो कुछ पल को उसे ध्यान से देखने लगी। शिविका को ऐसे घूरा जाना असहज सा कर रहा था। शिविका ने सोचा कि उसका दादी कहना उन्हें अच्छा न लगा हो। जाओ सो जाओ और सोने दो, बोलते हुए दादी ने शिविका को बाहर जाने का इशारा कर दिया। शिविका ने इशारा समझा और बाहर की ओर चल दी। वानी जी ने संयम को देखा और बोली, इससे काहे शादी की तुमने? उद्धरण चिन्ह संयम, वो जरूरी नहीं है दादी। उद्धरण चिन्ह वानी जी, क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये हम तुमसे अच्छे से समझते हैं सानू। उद्धरण चिन्ह यू बेटर नो दादी, गुड नाइट, बोलकर संयम भी बाहर निकल गया। वानी जी के चेहरे पर फिक्र के भाव आ गए। अगर इस लड़की से शादी की है तो मोनिका का क्या? अगर किसी और से ही शादी करनी थी तो वो क्यों जिंदगी में शामिल है? उद्धरण चिन्ह
सोचते हुए वाणी जी ने ऐनक उतार कर नाइट स्टैंड पर रखी और बेड पर लेटकर सीलिंग की ओर देखने लगी। संयम का यूं अचानक शादी करना उन्हें बहुत अजीब और बुरा लगा था, लेकिन संयम चाहे जो करना चाहे, उसे कोई रोक नहीं सकता था। शिविका कमरे में गई तो वाणी जी के उखड़े बिहेवियर से उसे बुरा लग रहा था। संयम कमरे में आया तो शिविका को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी पीठ को दीवार से लगा दिया। शिविका ऐसे अचानक खींचे जाने से घबरा गई और घबराए नजरों से संयम को देखने लगी। संयम ने उसे बेहद करीब सटा लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। शिविका, क्या वो आपकी दादी हैं? उद्धरण चिन्ह। संयम, हम। उद्धरण चिन्ह। शिविका, ओ, उनको देखकर मुझे लगा आपकी माँ हैं। उद्धरण चिन्ह। माँ शब्द सुनते ही शिविका के बालों को पीछे करते हुए संयम के हाथ रुक गए। शिविका, वो मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही थी? आई नो हमारी अचानक शादी से उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने अभी कुछ गलत न कहा और न ही किया। फिर आपके साथ वो अच्छी थी और मेरे साथ इतनी बुरी, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। संयम, वो सबसे जल्दी बातें नहीं करती और न ही किसी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती हैं, और रही बात मेरी तो मुझसे वो बहुत प्यार करती हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम ने शिविका के गाल पर हाथ रख दिया। शिविका कुछ पूछने लगी तो संयम ने उसके होठों पर उंगली रखी और बोला, शुश, नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। बोलकर उसने कमर से पकड़कर शिविका को खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिविका की आंखें बंद हो गई। संयम का किस इतना पैशनेट होता था कि शिविका रेसिस्ट नहीं कर पाती थी, तो वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगी। संयम ने उसे लिफ्ट अप किया और बेड पर जाकर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर आ गया। शिविका ने कसकर आंखें मींच ली। संयम शिविका के ऊपर झुक गया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। शिविका ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। शिविका, आपके घर में और कौन कौन रहता है? उद्धरण चिन्ह। संयम उसकी गर्दन से कंधे पर चूमे जा रहा था। शिविका के सवाल पर उसने अपने होंठ एक जगह पर टिका दिए और बोला, इस घर में काफी लोग हैं, पर मेरी जिंदगी में सिर्फ दादी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है, और उनसे जरूरी भी मेरे लिए कोई नहीं है। बोलकर संयम फिर से उसे चूमने लगा। शिविका, और आपके मम्मी पापा? शिविका ने इतना कहा ही था कि संयम ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और फिर बोला, इनफ फॉर टुडे, नो मोर क्वेश्चंस बटरफ्लाई। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम उसके होठों को फिर से चूमने लगा। शिविका ने उसके बालों में हाथ डाला तो संयम ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़कर सिर के ऊपर रख दिया। शिविका ने छूटने की कोशिश भी नहीं की। संयम अपनी मनमर्जी करता रहा। जब उसका मन भर गया तो वो अलग होकर सो गया। शिविका को भी कुछ देर बाद नींद आ गई।